नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आप सारे लोगों का जो महापर्व था उसकी तारीख घोषित हो चुकी है। आप सारे लोग बहुत खुश होंगे, कई लोग खुश नहीं भी होंगे। सोच रहे होंगे शायद सर सितंबर अक्टूबर की डेट देखे क्या, सर अक्टूबर की 1 तारीख को ही ले लिया एग्ज़ाम है। हम तो सोच रहे थे 30 तारीख तक होगा। तो मेरे मित्रों, मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर ये 2 परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, जूनियर अकाउंटेंट और वो वाली, क्या RS प्री भी स्थगित होगा नहीं होगा, टाइम से करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। तो मैंने उसको लेकर बताया था भाई बच्चों को कि भाई जो आपका एग्जामिनेशन है वो टाइम से होगा, और डेट भी मैंने बताई थी उनको लगभग कि या तो सितंबर लास्ट वीक में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। और फिर मैंने ये भी कहा था कि आप सितंबर के लास्ट वीक को ही एकदम टारगेट रख के स्टडी करें आपकी, क्योंकि ज़्यादातर संभावना सितंबर के लास्ट वीक की ही है, क्योंकि बाकी के जो 30 दिन हैं वो आपके लिए रिजर्व रखे गए हैं। बाय द वे, एग्जाम कहीं ऊपर नीचे करना पड़ता है, काम समय पर प्रॉपर रूप से RPSC खत्म नहीं कर पाती है, तो लास्ट के जो 30 दिन हैं उनमें आपका एग्जामिनेशन हो पाए, आपको कोई दिक्कत नहीं आए, आपके एग्जामिनेशन में RPSC को लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है दोस्तों। तो वैसे तो मेरे मित्रों, जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उन सब की स्ट्रेटजी अपनी तैयार होगी, अपने उन्होंने जहाँ जिस तरह से उनको पढ़ना होगा वो सारी चीज़ें तैयार कर ली होंगी उन्होंने। लेकिन फिर भी अंततः एक छोटा सा बंच ऑफ टॉपिक लेके आया हूँ मैं, टॉपिकों का एक छोटा सा बंच। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कोई भी संस्था हो एग्जामिनेशन जो लेती है, चाहे UPSC हो, चाहे कोई स्टेट PCS हो, चाहे RAS हो, चाहे SI हो, चाहे कोई भी हो, उसका एक अपना सेक्टर होता है। वो फिक्स सेक्टर में से ही एग्जाम ज़्यादातर बनाते हैं। ठीक है। और चूंकि बोलें तो जो आपका GK GS वाला पोर्शन है उसमें से कुछ फिक्स टॉपिक ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे चल के सर्विस में भी काम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो उन्हीं टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जो आपके एग्जामिनेशन में आपको 70 से 75% प्रश्न प्रोवाइड करवाएंगे, वही टॉपिक। ठीक है दोस्तों। वैसे तो कहने को 40-42 टॉपिक हैं वो, लेकिन उनको करना उतना आसान नहीं है। आप पूरे 2 महीने तक, अब से जो भी समय बचा है आपका, 20 दिन इस महीने के और 20-25-30 दिन उस महीने के, तो इसमें आपको 10 से 12 घंटे रोज रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप उन टॉपिकों को कर पाओगे। लेकिन एक गारंटी है कि ज़्यादातर प्रश्न वहीं से आते हैं, उन्हीं टॉपिकों से घूम फिर के आते हैं। तो आपको उन टॉपिकों के अलावा इधर उधर नहीं भागना है, सीधा उन्हीं टॉपिकों को कवर करना है। ठीक है दोस्तों। तो मेरे मित्रों, अब मैं सीधी बात करता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। हाँ जी मेरे मित्रों, तो वैसे तो देखो दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे टॉपिक दे रहा हूँ। जो बच्चे टॉपिक को मेरे को डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए लगातार टॉपिक आते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनके टॉपिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेरे मित्र, जो मेरे भाई बंधु डेली फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए है ये। ठीक है। बाकी कई लोगों को ये बहुत भारी भी लगेंगे, और है भी भारी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब 70 से 75% प्रश्न आपके यहीं से आएंगे तो इसका अर्थ ये है कि ये आपके सिलेबस के कम से कम नहीं तो 60 से 65% पार्ट को तो कवर करेंगे ही। तो सीधा बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है मित्रों। तो पॉलिटी में आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार निपटाने हैं, फिर DPSP निपटाने हैं, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक आयोग और संविधान संशोधन। और इधर से आपके राज्यपाल को, विधानसभा, उच्च न्यायालय और जिला प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन, इतने सारे टॉपिक आपको पॉलिटी के अंदर करने हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको टच नहीं करना है, भले ही आपको भारी लगें। लेकिन दोस्तों, आपको मर मरा के, कैसे भी करके, अनुलोम विलोम करके, कपालभाति करके, जिस तरह से भी आप कर सकते हो, सिर पे खड़े होके, पैरों पे खड़े होके, लाइब्रेरी में बैठ के, रूम पे बैठ के, ये टॉपिक आपको कर ही लेने हैं। क्योंकि RAS बनने जा रहे हो आप, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, जो हलवा आपको पकड़ा दिया जाए और हो गया काम। ठीक है। और साइंस एंड टेक के फील्ड में आपको 4 टेक्नोलॉजी करनी है: जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और स्पेस प्रौद्योगिकी। इन्हीं में से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इधर आहार एवं पोषण, रक्त समूह, रोग। ठीक है। और इधर एक कार्बन और एक खाद्य परिरक्षक और कृत्रिम मधुरक। कौन से? खाद्य परिरक्षक और कृत्रिम मधुरक। ठीक है, इनको भी देख लेना। खाद्य परिरक्षक और कृत्रिम मधुरक वाला एक सिस्टम देख लेना, ये वाला। ठीक है। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करें तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो देख लेना है। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं और इसके घटक कौन कौन से होते हैं। बहुत छोटा है टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 पेज का टॉपिक है। आप चाहोगे तो 20 से 25 मिनट में इसको खत्म कर दोगे। ठीक है। अगर आपने एक बार भी GK GS को पढ़ रखा है तो ये टॉपिक बहुत आराम से हो जाएंगे। जैव भू रासायनिक चक्र, इनमें जो कार्बन चक्र वगैरह होता है, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र, ये 4 चक्र होते हैं। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। ठीक है। जैव विविधता में आपको अभ्यारण्य रटने हैं, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ स्थित है, इनकी स्थिति रटनी है। प्रदूषण और प्रदूषकों को खत्म करना है। इस तरह से आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला चैप्टर यहाँ से हो जाएगा खत्म। टॉपिक देखो दोस्तों,
पॉलिटी से एवरेज 22 से 25 प्रश्न आते हैं हर साल। कितने? 22 से 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं। उसी तरह से ये वाला विज्ञान साइंस एंड टेक वाला है, इसमें भी आपके 20 से 22 प्रश्न आते हैं हर साल। 20 से 22 प्रश्न हर साल आते हैं। अब अगर इधर आप 15-15 भी इधर से लगाए तो आप 30 क्वेश्चन मार गए। ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो और आगे क्या है, फिर आपको आना है भूगोल के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर आना है आपको? ज्योग्राफी के। पहले आपको पॉलिटी खत्म करनी है, फिर विज्ञान खत्म करनी है, फिर ज्योग्राफी पे आ जाना। हिस्ट्री को अपन सबसे लास्ट में लाए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, उसमें से भी सिर्फ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भारत में आपको सबसे पहले भू आकृतिक प्रदेश करने हैं। भू आकृतिक प्रदेशों में भी सबसे ज़्यादा जो आपका ध्यान रहेगा वो हिमालय पर रहेगा और पर्वत श्रृंखलाओं पर रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न हिमालय से बनते हैं भू आकृतिक प्रदेशों में। भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं उनमें से, और दूसरी अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ रहेगा आपका सबसे ज़्यादा ध्यान। अपवाह तंत्र के अंदर आपको सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र, ये 3 तंत्र हो गए। इसके अलावा नर्मदा नदी, तापी नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी नदियाँ करनी है, इन्हीं को रटना है। इन्हीं की ट्रिब्यूटरी पे ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादातर आपसे ट्रिब्यूटरी पूछी जाती हैं, सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, उनको ढंग से रटना, कहाँ निकल रही है, कहाँ गिर रही है और सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, उन 3 चीज़ों का विशेषतः ध्यान रखना। जलवायु का वर्गीकरण जो कोपेन वाला है वो आपको करना है। किसका वाला है? कोपेन वाला वर्गीकरण, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उससे 1-2 प्रश्न हर साल बनता है। इसके अलावा खनिज करने हैं और प्रमुख औद्योगिक प्रदेश करने हैं। खनिज कौन कौन से? जो प्रीलिम्स के सिलेबस के अंदर मेंशन है 5, 4, 6, 7 हैं, बस वही करने हैं, उसके अलावा मत करना ज़्यादा। और विश्व का जो भूगोल है उसको बिल्कुल ही छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना। लेकिन फिर भी किसी की जिज्ञासा हो रही है तो उसमें से सिर्फ स्थलाकृतियाँ जो हैं उन्हीं को करना, उसके अलावा कुछ मत करना, क्योंकि विश्व के भूगोल से 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी प्रश्न ही नहीं पूछा जाता आपसे। ठीक है, 2 प्रश्न पूछ लेंगे ज़्यादा से 2, उनमें से 1 रहेगा स्थलाकृतियों से और दूसरा प्रश्न रहेगा आपका जो आपके वहाँ के औद्योगिक प्रदेश हैं उनसे। लेकिन उसको मत करना यार, छोड़ देना, अपन को टच करनी है ना लाइन। ठीक है, इधर भी भू आकृतिक प्रदेश करने हैं आपको, नदियाँ करनी है, नदियाँ ही नदियाँ। ठीक है, इसके अलावा वनस्पति करनी है, सिर्फ वनस्पति, सिंचाई की परियोजनाएं करनी है। जो आप नदियाँ करोगे तो सिंचाई परियोजनाएं आपकी बहुत सारी ऐसे ही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कौन कौन सी सिंचाई परियोजना कहाँ पर है वो देख लेना एक बार। उद्योग, खनिज और जनसंख्या, जनसंख्या को देख लेना दोस्तों सीक्वेंस वाइज, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम। ठीक है, इस तरह से आप देख लेना जिलेवार। ओके, अब मेरे दोस्तों थोड़ा सा और आगे देख लो। देखो अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ आपको सर्वे पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अर्थव्यवस्था के लिए आपको सर्वे पढ़ना है राजस्थान का, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हालांकि ये नाम तो एक ही टॉपिक है, लेकिन पूरी की पूरी बुक है, आप लोगों में से ज़्यादातर ने तो कर ही रखा होगा, लेकिन सर्वे करना, सर्वे से ज़्यादा मत करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, सिर्फ आपको यही कवर करना है, इसके अलावा मत करना। ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें आ जाती हैं जिनको मैंने सबसे लास्ट में रखा है। और हाँ, एक और बात बता दूँ चलते चलते कि ज्योग्राफी में से भी आपके 25 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं ज्योग्राफी से। तो मान लो आपने ये 3 सब्जेक्ट ऊपर के रट लिए तो आप 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन की रेंज में तो आप ऐसे ही पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 2 चीज़ आती हैं नीचे की, उनमें इनको मैंने सबसे लास्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मैथमेटिक्स जो है बहुत खतरनाक चीज़ है, वो इसको लगभग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो कोडिंग, डिकोडिंग, संबंध, दिशा ज्ञान, तार्किक व्यवहारिक और प्रतिबिंब को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरल आपकी जो समझ है उस पर आधारित प्रश्न होते हैं ये वाले, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो आर्ट साइड वाले बच्चे तो मैथ्स रीजनिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जिज्ञासा है तो आप ये सारा कर लेना। ठीक है, और साइंस वाले बच्चे मुझे पता है ज़्यादातर जो इतिहास वाला पोर्शन है उसको छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं वो प्रमुख जो टॉपिक हैं उनको कर लेना भैया। जो साइंस वाले हैं इनमें सभ्यताएं हैं, सभी प्रमुख युद्ध जो लड़े गए हैं वो हैं। राजा महाराजाओं से किसी से टच मत करना भैया, राजा महाराजाओं से बिल्कुल मत करना, अब तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, और जिनके बहुत अच्छे हैं सिर्फ उनको एक रिवीजन ही मारना है और दोबारा से स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो कर लेना भाई। 1857 का संघर्ष करना है, किसान और जनजातीय आंदोलन करने, राजनीतिक जागरण और प्रजामंडल करना है, एकीकरण करना है, मतलब आधुनिक राजस्थान वाला पार्ट करना है 1857 से लेके पूरा नीचे एकीकरण तक। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में आपको लोक देवी देवता, हस्तकला, संत संप्रदाय और लोक नृत्य और लोक नाट्य, साहित्य और आभूषण एवं वेशभूषा, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न अच्छे वो हैं
टॉपिक यहाँ से अच्छे प्रश्न आते हैं, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इनको कर लेना। बाकी साइंस वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं वो मैथ्स रीजनिंग तक आके ही रुक जाना और इन्हीं का बार बार रिवीजन करना, भले ही आप इतिहास को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि इतिहास को छोड़ने से आपकी सेहत पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप उसको अब करने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब रह गया आपका राजस्थान भारत का इतिहास, तो उसको भी देख लो एक बार। तो भारत के इतिहास के जो प्रमुख टॉपिक हैं उनमें आपको धर्म करना है, जो बौद्ध धर्म जैन धर्म वगैरह हैं वो करने हैं, वास्तुकला करनी है, ठीक है, जो आपके कौन सा मंदिर महल वगैरह कौन सी शैली में है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली वगैरह, वो सारा कुछ। साहित्य करना है, साहित्य का मतलब ये है जैन आगम, बौद्ध जातक, जो और अपने वेद वेदांग वगैरह उपनिषद वगैरह हैं वो सारी चीज़ें, और भक्ति सूफी आंदोलन करना है। इसके अलावा एंशेंट और मेडिएवल से आपको कुछ नहीं करना है, उस सबको छोड़ देना है, क्योंकि एंशेंट मेडिएवल बहुत लंबा टॉपिक है और लग जाएगी लंका। अपनी सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन वर्णन बढ़ जाएगा। आधुनिक भारत में आप 1857 की क्रांति को कर लेना, उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को करना, जनजातीय आंदोलनों को करना, उसके बाद प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक कौन कौन से थे उसको करना, और स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रमुख पड़ाव हैं उनको कर लेना। प्रमुख पड़ाव का मतलब है आपका, जैसे कि आपकी कांग्रेस की स्थापना हो गई, कांग्रेस की स्थापना के बाद पहला सीधा बड़ा जो स्टेप होता है बंग भंग आंदोलन होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, फिर उसके बाद आपके मुस्लिम लीग बन जाती है, मुस्लिम लीग के बाद फिर गांधी जी उसमें एंटर हो जाते हैं आपके में, फिर असहयोग आंदोलन वगैरह, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह, और वो सारी चीज़ें चंपारण वंपारण को करते हुए सीधे निकल जाना है। इरविन गांधी पैक्ट करना है, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम करना है, उसके बाद सीधा भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह और सीधा निकल जाना है। मतलब इस तरह से जो मेन एस्पेक्ट है, मेन टॉपिक है, मोटे मोटे टॉपिक हैं, वही आंदोलन के घटक आपको लेने हैं। और इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपका जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और आपको ये सारे टॉपिक कर लेने हैं। आप एक बार नोट कर लेना, इनको लिख लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। बाकी आप एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, ठीक है। और तो क्या, आप अपनी पढ़ाई करो, बस यही है। बाकी बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर बहुत कम नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज है। आपने अगर अब तक ठीक ठाक सी पढ़ाई की है, एक आध बार सिलेबस का रिवीजन किया है, तो ये टॉपिक आपको बहुत बर्डन नहीं लगेगा, बहुत बड़े नहीं लगेंगे, आप आराम से इनको कर सकते हो मेरे मित्रों, ठीक है। तो आप समय ख़राब मत करो, ना तो अपना ना किसी और का। अपने आप को कमरे में बंद, अब 1 महीने बाद तभी निकलना है रूम से मेरे मित्रों, जब आपका एग्ज़ामिनेशन हो। और मैं आपको इसके साथ साथ एक एडिशनल जानकारी और भी दे देता हूं मेरे मित्रों, आपको अच्छी लगेगी, कि आपका प्रीलिम्स 1 अक्टूबर, ठीक है, और आपका मेंस की डेट भी मैं अभी से बता देता हूं। आप बोलोगे सर तो 25 से लेके 31 दिसंबर के बीच में कभी भी आपका मेंस हो जाएगा, 2023 में ही, ठीक है। तो मित्रों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं आपसे नई न्यूज़ आर्टिकल के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।